Hello everyone. So we are beginning with the course summary of our standard 10th history NC textbook. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. बच्चों चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझ लो कि ये चैप्टर क्या क्या रहा है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है बच्चों, कि यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई। नेशनलिज्म को जानने से पहले बच्चों हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेशनलिज्म की शुरुआत होने से पहले यूरोप कैसा था। बच्चों नेशनलिज्म की शुरुआत होने से पहले यूरोप में एब्सोल्यूटिस्ट कल्चर था। मैं आपको एब्सोल्यूटिस्ट कल्चर के बारे में बताऊंगा, पर आप सबसे पहले अपने बुक का पहला पेज खोलिए जिसके ऊपर आपको एक इमेज दिखेगी। वो इमेज एक तरह का प्रिंट है, एक तरह की पेंटिंग है जो फ्रेडरिक सूरियो के द्वारा बनाई गई है, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने बच्चों 4 प्रिंट की एक सीरीज़ बनाई थी और डिस्कस किया था एक यूटोपिया, एक यूटोपियन विज़न। बच्चों यूटोपियन विज़न होता है बच्चों वो विज़न, एक तरह की इमेजिनेशन बच्चों जिसमें हम हर एक चीज़ को परफेक्ट मानते हैं। जैसे हम बात करें राम राज्य की, राम राज्य में हम कहते हैं चोरी नहीं होगी, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी को बुरा नहीं कहेगा, पर ये ऐसा हो सकता है हकीकत में? ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। तो ये एक तरह का यूटोपियन विज़न है बच्चों। तो इस यूटोपियन विज़न में बच्चों जो फ्रेडरिक सूरियो थे, उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम मोनार्की से निकल के डेमोक्रेसी की ओर जाते हैं तो क्या हो सकता है बच्चों। उस इमेज में आप देख रहे होंगे कि बच्चों एक लॉन्ग चेन ऑफ और ट्रेन ऑफ पीपल बनी हुई है जिसमें लोग मार्च कर रहे हैं, ठीक है। और उस मार्च को बच्चों लीड कर रहा है यूएसए और स्विट्ज़रलैंड, जो उस टाइम पे नेशन स्टेट थे बच्चों। और इन 2 कंट्रीज़ को फॉलो कर रहा है बच्चे फ्रांस और जर्मनी। और फ्रांस और जर्मनी के पीछे बच्चों और भी कंट्री हैं, जैसे ऑस्ट्रिया है, किंगडम ऑफ 2 सिलिसीज है, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं बच्चों। तो ये सारे जो लोग एक तरह की ट्रेन बना के एक तरह का मार्च कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों ये होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। होमेज होता है बच्चों जब हम किसी को पब्लिकली ऑनर या रिस्पेक्ट देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इन्हें होमेज प्रोवाइड किया है बच्चों, ठीक है। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक तरह का सिंबल है इनलाइटनमेंट का। उसके एक हाथ में बच्चों टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथों में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है। चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन एक तरह के बच्चों राइट्स हैं जो एक लिखे हुए हैं उस पर, जो इंसान को जीने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो इसके आसपास के बच्चों वो पड़े हैं लैंड है, उसके ऊपर बच्चों मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिमेन्स पड़े हैं और लोगों ने मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा दिया है, ठीक है। और उन्होंने अपने हाथ में फ्लैग्स बेयर किए हुए हैं रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के। और ये सब कुछ एक तरह से ऊपर देखो जीसस क्राइस्ट देख रहे हैं, ये एक तरह का बच्चों यूटोपियन विज़न है। तो ये था बच्चों इसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर की जो पहला पेज है उसमें एक तरह का प्रिंट बना हुआ था बच्चों। चलो बच्चों हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रांस में एक तरह से रेवोल्यूशन आता है, मोनार्की हट जाती है, ठीक है, लोगों के हाथों में पावर आ जाती है। पर ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले हम फ्रांस रेवोल्यूशन के आने से पहले फ्रांस में क्या चल रहा था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं बच्चों। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले जो फ्रांस था उसमें थी बच्चों मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब कि सारी की सारी पावर किसके हाथ में है? किंग के हाथ में है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एब्सोल्यूट कल्चर के बारे में बात की थी। तो एब्सोल्यूट कल्चर का मतलब था कि जिसमें सारी की सारी पावर बच्चों किसके हाथ में है? राजा के हाथ में है। जब उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं बच्चों तो वो तो खुश है, पर जो पीपल थे उस टाइम पे वो दुखी थे बच्चों, वो खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उनके अंदर एक फीलिंग आती है नेशनलिज्म की। लीडर्स बाहर आते हैं बच्चों, ठीक है, और वो मोनार्की के ख़िलाफ़ एक रेवोल्यूशन करते हैं। तो वो जो रेवोल्यूशन था वो 1789 में हुआ, जिसकी वजह से जो वो लोग थे उन्होंने क्या डिमांड किया? उन्होंने डेमोक्रेसी को डिमांड किया, उन्होंने रिपब्लिक सिस्टम को डिमांड की। तो ये वो जो एकदम से नहीं हुआ, जो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स किए, अब ठीक है, धीरे धीरे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उन्होंने कैसे किया हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे। जो वो लीडर्स थे उन्होंने ये 2 चीज़ें की, हमने 2 टर्म पढ़ेंगे, ला पैट्रियार्की और ला सिटोलन, जिसका मतलब है द फादरलैंड और द सिटीज़न, ठीक है।
लोगों ने एक तरह से कनेक्शन, जो उन लीडर्स थे उन्होंने नेशनलिज्म की लोगों के अंदर फीलिंग कैसे जगाई, उन्होंने एक तरह से कनेक्शन बनाना शुरू किया अपने लैंड के साथ कि ये जो लैंड है ये हमारे फादर है, ये हमारा फादर है, ठीक है, और हम इसके सिटीज़न हैं, हमारे ऊपर कोई भी राजा रूल नहीं करेगा क्योंकि हम उसके सब्जेक्ट नहीं हैं, हम उसके अंडर नहीं हैं, हम इस जो लैंड है इसके सिटीज़न हैं और ये जो ज़मीन है ये हमारी मदर हैं या ये हमारे फादर हैं, ठीक है। तो ये ऐसा चलता हुआ नेशनलिज्म 1789 में फ्रांस में होता है, जिसकी वजह से लोगों के हाथों में पावर आती है बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद क्या मेजर चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस क्या आते हैं ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कि अभी डिस्कस किया कि लोगों के अंदर एक तरह का कनेक्शन आता है, एक तरह का बॉन्ड बनता है कि ये हमारे फादरलैंड है, हम इसके सिटीज़न हैं, हमारे पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, हमारे पास यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए, यूनिफॉर्म लॉज मतलब सभी के लिए एक जैसे लॉज होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है इसकी वजह से फ्रांस में क्या चेंजेस आते हैं बच्चों, पहला चेंज आता है पावर ट्रांसफ़र, ठीक है। जो पावर है बच्चों वो ट्रांसफ़र होती है मोनार्क से, मोनार्क क्या था, किंग से कॉमन पीपल के हाथ में, कॉमन पीपल के हाथ में, एक बॉडी के हाथ में, एक इलेक्टेड बॉडी जो लोगों की फ्रांस के लोगों के द्वारा बनाई गई है उनके हाथ में बच्चों, ठीक है। फ्रांस में एक न्यू फ्लैग आता है, ठीक है, क्यों, नेशनलिज्म की फीलिंग आई है, सभी को अपने देश के प्रति अपना प्यार आ रहा है, ठीक है। तो वो एक अपना न्यू फ्लैग बनाते हैं जो एक ट्राई कलर का होता है, ठीक है, और वो जो 3 कलर हैं ब्लू, वाइट और रेड हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमारी कंट्री है तो हम हमारी कंट्री में एक ही लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो जो फ्रेंच है वो एक उनकी नेशनल लैंग्वेज बन जाती है क्योंकि वो अलग अलग लैंग्वेज नहीं चाहते, वो कहते हैं कि सारे एक जैसी लैंग्वेज बोलेंगे, तो वो फ्रेंच को अपनी नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं, एक वो अपना नेशनल एंथम बनाते हैं, ठीक है, और कंपोज करते हैं बच्चों, नेशनल एंथम को कंपोज करते हैं और ऑथ मतलब कि कसम खाते हैं कि हम अपने देश के लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो और क्या होता है बच्चों इसके साथ जो चेंजेस आते हैं फ्रांस में, तो जो बच्चों 5th चेंज है वो है स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल। जो पहले बच्चों स्टेट जनरल थे ना, जो सोसाइटी थी फ्रांस की, वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, जो कॉमन पीपल थी, ठीक है, जो कॉमन पीपल थे। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट होती थी ना, इसमें बच्चों नोबलिटी होते थे, क्लर्जी होते थे, जो हाई ऑफिशियल्स होते थे वो होते थे। पर इन्होंने क्या किया, जब फ्रांस के लोगों के हाथों में बच्चों पावर आती है तो ये जो स्टेट जनरल थे ना उनको कॉमन पीपल इलेक्ट करने लग जाते हैं और उन्होंने उसको न्यू नाम दे दिया नेशनल असेंबली, ठीक है। और बच्चों और क्या होता है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है, वो उनको अबॉलिश कर देते हैं, ठीक है। और जो नेशनलिज्म आया है ना फ्रांस में, इसको इस आइडिया को जो फ्रांस की आर्मी है वो अलग अलग आसपास के देशों में लेके जाती है, ठीक है। बच्चों सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, ठीक है, पर फ्रांस के ऊपर एक तरह से खतरा आ जाता है, ठीक है। पर उस खतरे से उसको बाहर निकालता है कौन, नेपोलियन। पर नेपोलियन के आने की वजह से क्या होता है बच्चों, नेपोलियन फ्रांस को उस खतरे से तो निकाल लेता है जो आसपास की कंट्रीज़ की वजह से फ्रांस के ऊपर आता है, पर नेपोलियन के आने की वजह से बच्चों डेमोक्रेसी का एंड हो जाता है। नेपोलियन के आने की वजह से नेपोलियन फिर फ्रांस में एक तरह की डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट ले आता है, ठीक है, एक तरह की ऑटोक्रेसी वाली गवर्नमेंट ले आता है जिसमें सब कुछ नेपोलियन के हाथ में होता है बच्चों। तो बच्चों हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि नेपोलियन आ गया है, मतलब कि 1799 में नेपोलियन आता है, ठीक है। तो बच्चों जो नेपोलियन आता है, नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। जो बच्चों नेपोलियन 1799 में आया वो रहता है 1815 तक। नेपोलियन के आने से बच्चों फ्रांस में डेमोक्रेसी तो ख़त्म हो जाती है, पर नेपोलियन थोड़ा रैशनल था, उसने अपने मेजर में कुछ लोगों को राइट्स दिए थे, ठीक है, क्योंकि वो इतना समझ चुका था कि अगर वो लोगों को बिल्कुल भी राइट्स नहीं देगा तो लोग उसके खिलाफ़ रिवोल्ट करेंगे, लोग उसके खिलाफ़ खड़े हो जाएंगे। तो उसने एक सिविल कोड ऑफ 1804 बनाया जिसको हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। तो ये सिविल कोड ऑफ 1804 जो ये एक तरह का कोड था जो उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया था, क्योंकि उसने एक सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी जिससे वो सारे एरिया को क्या करना चाहता था, एडमिनिस्ट्रेट करना चाहता था। तो जो इसका सिविल कोड ऑफ 1804 है ये क्या कहता था बच्चों, जो नेपोलियन कोड था वो कहता था कि सभी के पास इक्वालिटी, सभी के लिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। अगर आपने क्राइम किया है तो आप किस पोजीशन पे हैं,
आप क्या हैं, आपको आप लॉ के लिए एक हो, ठीक है। तो वो कहता था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये सभी के पास होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा, सभी के पास राइट टू प्रॉपर्टी होगा। उसने फ्यूडल सिस्टम को बच्चे अबॉलिश कर दिया था। फ्यूडल सिस्टम में होता है बच्चे कि जो ज़मीन है ये लैंडलॉर्ड की होती है, पर उनके ऊपर काम करते हैं बच्चे स्लेव्स उनके ऊपर काम करते हैं। तो वो कहता है कि हम मेरे सिविल कोड में इसके लिए कोई जगह नहीं है, तो उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। तो और उसने क्या किया, उसने पीजेंट को सर्वडम मतलब बॉन्डेड लेबर, कि आप इसी काम को सारी उम्र करते रहोगे, आप बॉन्ड और इस काम को करने के लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो उसने पीजेंट्स को सर्वडम से फ्री कर दिया था। उसने गाइड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था बच्चे। गाइड रिस्ट्रिक्शन होती है जो मर्चेंट्स को अपनी सामान को कहीं पे बेचने के लिए प्रोवाइड करनी पड़ती है, ट्रेडर्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो गाइड रिस्ट्रिक्शन की वजह से उन मर्चेंट्स को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। उसने गाइड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, जिसकी वजह से मर्चेंट जो ट्रेडर थे वो फ्रीली ट्रेड कर सकते थे बच्चों। उसने ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बच्चों इम्प्रूव किया। बच्चों ये सब जो नेपोलियन ने किया, इसके लिए बच्चों नेपोलियन को क्या माना जाता, नेपोलियन को उस टाइम पे हीरो माना जा रहा था। इसके अलावा उसके जो एम्बिशंस थे बच्चों वो बहुत बड़े थे। वो सिर्फ फ्रांस के ऊपर राज नहीं करना चाहता था, वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहता था, जिसके लिए उसने 39 कन्फेडरेशन एक नेपोलियन स्टेट्स की बनाई थी, ठीक है। और वो ये आइडिया था जो नेशनलिज्म का, उसको भी और देशों में लेके जाना चाहता था और उनको अपने फ्रांस में उनको जीतना चाहता था या उनको अपने फ्रांस में मिलाना चाहता था। ये तो था बच्चों की नेपोलियन का सिविल कोड कैसा था। बच्चों हमने अभी तक पढ़ा कि नेपोलियन का आना, ठीक है, नेपोलियन कोड का आना, ठीक है। नेपोलियन कोड में लोगों के पास कुछ राइट्स आ गए हैं, ठीक है, लोगों के पास फ्रीडम आ गया थोड़ा सा लोगों को थोड़े से राइट मिल गए हैं, ठीक है। तो लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है बच्चों कि नेपोलियन के आने से ये जो राइट्स हैं ना, जहाँ जहाँ नेपोलियन जाएगा वहाँ वहाँ नेपोलियन एक तरह का फ्रीडम, डेमोक्रेसी और लिबर्टी का हार ब्रिंगर है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे जाएगा लोगों के पास ये राइट्स आएंगे, पर ऐसा नहीं है। लोग कुछ जो नई स्टेट्स थी जो अभी न्यूली मतलब कि इंडिपेंडेंट हुई थी, जैसे हॉलैंड है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड है, तो बच्चों ये जो स्टेट्स थी इन्होंने जब थोड़ा सा सोचा, उन्होंने लगा कि हमें गुड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम को सबड्यू करके नहीं चाहिए, हमारे लिए पॉलिटिकल फ्रीडम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर दैन गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेपोलियन जो रूल था इसके कुछ बच्चों ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे नेपोलियन रूल में टैक्सेस इंक्रीज़ हो गए। क्यों? क्योंकि बड़ी आर्मी थी बच्चों, तो बड़ी आर्मी को सस्टेन करने के लिए मनी ज़्यादा चाहिए। सेंसरशिप इम्पोज कर दी कि आप नेपोलियन के खिलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते। लोगों को फोर्स किया गया कि आप फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो नेपोलियन था उसके एम्बिशन इतने बड़े थे, वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहता था। तो ये थे नेपोलियन के कुछ ड्रॉबैक्स। तो बच्चों अभी तक ये थी आपकी टाइमलाइन, आपकी डेट्स कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, 1799 में 10 साल बाद नेपोलियन आता है, 1804 में वो सिविल कोड लेके आता है और नेपोलियन का राज खत्म होता है 1815 में। अभी हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।